जरा अपने पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। आपने कितनी बार रात को सोने से पहले खुद से कहा है, आज भी वह सब नहीं कर पाया जो करना चाहता था। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कोई ज़रूरी काम पूरा ही नहीं हुआ। शरीर थका हुआ है लेकिन मन संतुष्ट नहीं। फ़ोन की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट बता रही है कि कई घंटे गायब हो चुके हैं, पर आपको याद भी नहीं कि वो घंटे गए कहाँ। फिर हम खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं। शायद मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे अंदर अनुशासन नहीं है, मैं कभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन संभव है कि समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है। संभव है कि आपने आज तक अपने दिमाग से उस तरीके से काम लेने की कोशिश ही नहीं की, जिस तरीके से वह वास्तव में काम करता है। हम अक्सर अपने ब्रेन को एक मशीन समझ लेते हैं। हमें लगता है कि बस उसे आदेश दीजिए, फोकस करो, जल्दी सीखो, टेंशन मत लो, आलस बंद करो और काम शुरू कर दो। लेकिन दिमाग किसी स्विच से नियंत्रित होने वाली मशीन नहीं है। वह एक जीवित सिस्टम है। उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी सीमाएं हैं और काम करने के अपने नियम हैं। जब आप उन नियमों के विरुद्ध जाते हैं, तो साधारण काम भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हीं नियमों के साथ काम करना सीखते हैं, तो जिस काम को पूरा करने में पहले पूरा दिन लगता था, वह कुछ घंटों में हो जाएगा। आज हम ऐसे 8 ब्रेन रूल्स को समझेंगे। ये कोई जटिल तकनीक नहीं है। इनमें से अधिकतर बातें आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन सिर्फ किसी बात को जानना और उसे इस तरह समझना कि वह आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए, दोनों अलग चीज़ें हैं। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का 8वां नियम शायद आपको सबसे उल्टा लगे, क्योंकि वह आपको यह नहीं सिखाएगा कि ज़्यादा काम कैसे करना है। वह आपको यह सिखाएगा कि सही समय पर काम रोकना क्यों ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले शुरुआत उस नियम से करते हैं जिसे नज़रअंदाज करके बाकी 7 नियम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। पहला नियम, नींद केवल आराम नहीं है, दिमाग की मरम्मत है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ही व्यक्ति के 2 अलग-अलग दिन हैं। पहले दिन वह रात में देर तक फ़ोन चलाता है। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, एक रील के बाद दूसरी रील। वह जानता है कि सुबह जल्दी उठना है, फिर भी खुद से कहता है, बस 5 मिनट और। लेकिन वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगली सुबह अलार्म बजता है, आँखें खुलती है, लेकिन शरीर उठना नहीं चाहता। सिर भारी है, छोटी-सी आवाज़ भी परेशान कर रही है। काम सामने है, पर दिमाग उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं। अब उसी व्यक्ति का दूसरा दिन देखिए। इस बार उसने सोने से पहले फ़ोन को दूर रख दिया, कमरे की रोशनी कम की, अधूरे कामों को दिमाग में घुमाने के बजाय कागज़ पर लिख दिया और खुद से कहा, आज का दिन समाप्त, बाकी काम कल। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है, सिर हल्का है, निर्णय लेना आसान लग रहा है। मन में बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के काम शुरू करने की इच्छा पैदा हो रही है। व्यक्ति वही है, उसके लक्ष्य वही हैं, उसकी क्षमता भी वही है। फ़र्क केवल इस बात का है कि एक रात उसने अपने दिमाग से ऊर्जा छीन ली और दूसरी रात उसे दोबारा तैयार होने का अवसर दिया। हम नींद को खाली समय समझते हैं, ऐसा समय जिसमें हम कुछ कर नहीं रहे होते। लेकिन जब शरीर शांत होता है तब दिमाग निष्क्रिय नहीं होता। वह दिन भर मिली जानकारियों को व्यवस्थित करता है, जरूरी बातों को स्मृति से जोड़ता है, भावनात्मक तनाव को संतुलित करता है और अगले दिन के लिए आपकी मानसिक ऊर्जा को फिर से तैयार करता है। इसलिए खराब नींद के बाद केवल शरीर नहीं थकता, आपका धैर्य कम हो जाता है। आप छोटी बातों पर चिड़चिड़े होने लगते हैं, साधारण निर्णय भी उलझे हुए लगते हैं, काम शुरू करने की इच्छा कम हो जाती है और फिर हम इस मानसिक थकावट को आलस समझ लेते हैं। कई बार आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको केवल पूरी नींद की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम नींद का समय तो तय करते हैं, लेकिन जागना बंद करने का समय तय नहीं करते। हम बिस्तर पर चले जाते हैं, पर दिमाग को साथ लेकर नहीं जाते। शरीर तकिए पर है, लेकिन मन अभी भी स्क्रीन, बातचीत, अधूरे काम, भविष्य की चिंता और सोशल मीडिया में घूम रहा है। इसलिए एक छोटा सा नाइट रीसेट बनाइए। सोने से कुछ समय पहले स्क्रीन से दूरी बनाइए। कल के ज़रूरी कामों को लिख दीजिए, ताकि दिमाग को उन्हें पूरी रात याद रखने की जिम्मेदारी न उठानी पड़े। और सोने से पहले खुद से एक स्पष्ट वाक्य कहिए, आज जितना हो सका मैंने किया, अब आराम भी मेरे काम का हिस्सा है। आपको हर रात परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, आपको केवल इतना करना है कि आपकी नींद के साथ ऐसा व्यवहार बंद करें जैसे वह आपके समय की बर्बादी हो। क्योंकि जब आप नींद चुराते हैं, तो आप केवल रात के कुछ मिनट नहीं चुराते, आप अगले दिन की एकाग्रता, धैर्य, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता भी गिरवी रख देते हैं। अगली बार जब रात में फ़ोन पर कुछ देखने का मन करे, तो खुद से कहिए,
क्या यह चीज़ इतनी ज़रूरी है कि इसके लिए मैं अपने कल की स्पष्टता दे दूं? प्रोडक्टिविटी सुबह की टू डू लिस्ट से शुरू नहीं होती, वह पिछली रात लिए गए निर्णय से शुरू होती है। लेकिन अच्छी नींद के बाद भी यदि शरीर पूरे दिन निष्क्रिय रहे तो दिमाग जल्दी सुस्त पड़ सकता है। इसलिए दूसरा नियम सीधे शरीर से जुड़ा है। दूसरा नियम, शरीर को चलाइए, दिमाग अपने आप जागने लगेगा। क्या आपने कभी कई घंटे एक ही जगह बैठकर काम करने की कोशिश की है? आप स्क्रीन को देख रहे हैं लेकिन शब्द दिमाग में प्रवेश नहीं कर रहे। एक ही पंक्ति बार बार पढ़ते हैं, कोई नया विचार नहीं आ रहा, मन भारी है और शरीर सुस्त। ऐसे समय में हमारा पहला समाधान क्या होता है? एक और कप चाय, थोड़ा और सोशल मीडिया, कोई मनोरंजक वीडियो या खुद पर गुस्सा। इतना आसान काम भी क्यों नहीं हो रहा? लेकिन कई बार आपका दिमाग काम करने से इनकार नहीं कर रहा होता। वह केवल यह संकेत दे रहा होता है कि आपका पूरा सिस्टम बहुत देर से रुका हुआ है। मान लीजिए आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, काफ़ी देर से उत्तर नहीं मिल रहा। आप कुर्सी से उठते हैं और 10 मिनट चलते हैं। कुछ मिनट बाद सांसों की गति बदलती है, शरीर में हलचल होती है, आसपास का वातावरण बदलता है और अचानक वही समस्या थोड़ी साफ दिखाई देने लगती है। कभी उत्तर चलते हुए मिल जाता है, कभी कोई नया विचार आता है, कभी केवल मन का भारीपन कम हो जाता है। यह अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। दिमाग और शरीर अलग-अलग विभाग नहीं हैं। जब शरीर लगातार निष्क्रिय रहता है, तो मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और जब शरीर में गति आती है, तो आपके भीतर की मानसिक अवस्था भी बदलने लगती है। एक्सरसाइज का मतलब केवल मांसपेशियां बनाना या वजन घटाना नहीं है। मूवमेंट आपके लिए एक मानसिक रीसेट भी हो सकता है। आपको हर दिन कठिन वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं। आप तेज चाल से चल सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, हल्का दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं या किसी गाने पर कुछ मिनट खुलकर शरीर हिला सकते हैं। उद्देश्य किसी प्रतियोगिता की तैयारी करना नहीं है। उद्देश्य अपने दिमाग को यह संदेश देना है, हम रुके हुए नहीं हैं, हम सक्रिय हैं। हमारी आधुनिक ज़िंदगी ने अधिकतर कामों को बैठकर करने वाला बना दिया है। पढ़ाई बैठकर, नौकरी बैठकर, यात्रा बैठकर, मनोरंजन बैठकर और फिर हम हैरान होते हैं कि शरीर में ऊर्जा क्यों नहीं है। ऊर्जा केवल आराम करने से पैदा नहीं होती, कई बार ऊर्जा उपयोग करने से भी जागती है। आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत देर तक कुछ नहीं करते, उस दिन भी शाम तक थकान महसूस होती है। यह हमेशा काम की थकान नहीं होती, यह निष्क्रियता की थकान भी हो सकती है। इस नियम को लागू करने का सबसे आसान तरीका है 10 मिनट मूवमेंट रूल। जब भी आपको लगे कि दिमाग बंद हो गया है, तुरंत खुद को कठिन वर्कआउट का आदेश मत दीजिए। केवल 10 मिनट चलने का वादा कीजिए। 10 मिनट बाहर चलिए, 10 मिनट स्ट्रेच कीजिए, 10 मिनट शरीर को किसी तरह की गति दीजिए। इन 10 मिनटों के बाद आप चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन अधिकतर बार सबसे कठिन हिस्सा एक्सरसाइज करना नहीं, शुरुआत करना है। यह नियम केवल तब नहीं अपनाना जब आप पहले से मोटिवेटेड हों। इसे विशेष रूप से तब अपनाइए जब मन कह रहा हो आज कुछ करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार एक्शन मोटिवेशन के बाद नहीं आता, मोटिवेशन एक्शन शुरू करने के बाद आती है। जब अगली बार कोई काम भारी लगे तो तुरंत यह मत मानिए कि आप उस काम के लिए बने ही नहीं। पहले उठिए, थोड़ा चलिए, गहरी सांस लीजिए, फिर वापस आकर देखिए कि क्या आपकी मानसिक अवस्था वही है। हो सकता है काम नहीं बदला हो, लेकिन उसे देखने वाला दिमाग बदल चुका है। अब शरीर जाग चुका है, लेकिन जागा हुआ दिमाग भी अपनी शक्ति खो देता है जब उसे एक साथ 10 दिशाओं में खींचा जाता है। यहीं से तीसरा नियम शुरू होता है। तीसरा नियम, एक समय में एक काम, यही असली मानसिक शक्ति है। आप पढ़ने बैठते हैं, फ़ोन पास रखा है, एक नोटिफिकेशन आती है, आप सोचते हैं बस जल्दी से देख लेता हूँ। नोटिफिकेशन देखने के बाद एक मैसेज खुलता है, फिर किसी प्रोफाइल पर नज़र चली जाती है, वहाँ से एक वीडियो, कुछ मिनट बाद आप वापस किताब पर आते हैं, लेकिन अब दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उसी वीडियो के बारे में सोच रहा है। तभी याद आता है कि किसी ईमेल का जवाब देना है। आप लैपटॉप खोलते हैं, ईमेल के बीच में कोई दूसरा टैब दिखाई देता है, फिर तीसरा काम शुरू हो जाता है। 1 घंटे बाद आप मानसिक रूप से बहुत व्यस्त महसूस करते हैं, लेकिन जब खुद से पूछते हैं, पूरा क्या हुआ? तो उत्तर मिलता है लगभग कुछ भी नहीं। यही मल्टीटास्किंग का भ्रम है। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं। वास्तव में हम बार-बार अपना ध्यान बदल रहे होते हैं। हर बदलाव छोटा लगता है, लेकिन वह आपकी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है। एक कमरे की कल्पना कीजिए जिसमें एक बल्ब की जगह कई कमजोर टॉर्च अलग-अलग दिशाओं में चमक रही हो। कमरा पूरी तरह रोशन नहीं होगा, लेकिन यदि सारी रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो वही ऊर्जा अधिक शक्तिशाली दिखाई देगी। आपका ध्यान भी ऐसा ही है। जब वह बिखरा रहता है तो आप काम करते हुए भी काम के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते।
लेकिन जब कुछ समय के लिए पूरा ध्यान एक ही दिशा में जाता है, तब आप सतही काम से गहरे काम में पहुंच जाते हैं। वहीं स्पष्टता पैदा होती है, वहीं बेहतर विचार आते हैं, वहीं कठिन विषय समझ में आने लगते हैं और वहीं समय का एहसास बदल जाता है। आज की दुनिया आपका ध्यान खींचने के लिए बनाई गई है। हर ऐप चाहता है कि आप उसे देखें। हर नोटिफिकेशन खुद को ज़रूरी साबित करती है। हर छोटी आवाज़ आपके दिमाग से कहती है, जो कर रहे हो उसे छोड़ो, यहाँ देखो। धीरे धीरे हमारा मन शांति से असहज होने लगता है। कुछ मिनट बिना फ़ोन के बैठना कठिन लगता है। किसी लंबे लेख को पढ़ना भारी लगता है। वीडियो थोड़ा धीमा हो तो उसे आगे बढ़ाने का मन करता है। हमारा दिमाग छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का अभ्यस्त हो जाता है। लेकिन बड़ी उपलब्धियां छोटे अटेंशन स्पेन से नहीं बनती। किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो, नई स्किल सीखनी हो, किताब लिखनी हो, व्यवसाय खड़ा करना हो या अपने जीवन की दिशा बदलनी हो, आपको लंबे समय तक किसी एक चीज़ के साथ बने रहने की क्षमता चाहिए। फोकस का अर्थ यह नहीं कि आपका मन कभी भटकेगा ही नहीं। मन का भटकना स्वाभाविक है। फोकस का असली अर्थ है हर बार भटकने के बाद अपने ध्यान को वापस लाना, बार बार, बिना खुद को अपमानित किए, बिना यह कहे कि मुझसे ध्यान नहीं लगता। आप अपने दिमाग को उसी तरह प्रशिक्षित करें जैसे शरीर को प्रशिक्षित करते हैं। शुरुआत में 20 मिनट के लिए केवल एक काम चुनिए। फ़ोन को नज़र से दूर रखिए। अनावश्यक टैब्स बंद कर दीजिए। अपने सामने स्पष्ट लक्ष्य रखिए। अगले 20 मिनट मुझे केवल यह काम करना है। काम के दौरान कोई दूसरा विचार आए तो उसे तुरंत करने के बजाय लिख दीजिए। आपके मन को भरोसा मिल जाएगा कि वह बात कोई खोई नहीं है। लेकिन आपको उसी क्षण अपना काम बदलना नहीं है। शुरुआत में बेचैनी होगी, फ़ोन देखने की इच्छा होगी, कोई और काम अचानक ज़्यादा ज़रूरी लगेगा, बोरियत पैदा होगी, लेकिन वही बेचैनी आपके प्रशिक्षण का हिस्सा है। जिस क्षण आप डिस्ट्रैक्शन की इच्छा महसूस करने के बाद भी अपने काम के साथ बने रहते हैं, उसी क्षण आपका ध्यान मजबूत हो रहा होता है। दिन के अंत में खुद से यह मत पूछिए, मैं कितने घंटे व्यस्त रहा। पूछिए, आज मैंने कितने समय तक सच में एक काम के साथ पूरी तरह उपस्थित होकर काम किया। क्योंकि उत्पादकता की आवाज़ बहुत तेज़ नहीं होती, वह अक्सर शांत कमरे में दिखाई देती है, जहाँ एक व्यक्ति बिना दुनिया को बताए अपना महत्वपूर्ण काम पूरा कर रहा होता है। लेकिन कई बार हम डिस्ट्रैक्शन के कारण काम नहीं टालते, हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उसके साथ डर, दबाव और असफलता की भावना जुड़ी होती है। यह हमें चौथे नियम तक ले जाता है। चौथा नियम, तनाव को दबाइए मत, उसका संदेश समझिए। कभी कभी बाहर सब सामान्य दिखाई देता है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, कोई तत्काल खतरा नहीं है, फिर भी दिल बेचैन है। मन भविष्य की नकारात्मक तस्वीरें बना रहा है। एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। आप काम शुरू करते हैं लेकिन हर कदम पर खुद को जज करते हैं। गलती हो गई तो क्या, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, मेरे पास समय बहुत कम है। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान काम से हटकर डर पर चला जाता है। अब आप केवल टास्क नहीं कर रहे, आप टास्क के साथ अपने भविष्य, अपनी पहचान और अपनी कीमत को भी जोड़ चुके हैं। और यही तनाव की सबसे कठिन बात है। वह काम को नहीं बदलता, लेकिन काम को देखने का आपका तरीका बदल देता है। एक साधारण ईमेल पहाड़ लगने लगता है, एक चैप्टर असंभव लगता है, एक कॉन्वर्जेशन युद्ध जैसी महसूस होती है। तनाव हमेशा अचानक नहीं आता, कई बार वह धीरे धीरे जमा होता है। थोड़ी कम नींद, थोड़ी ज़्यादा चिंता, हर दिन खुद से बहुत ऊंची अपेक्षा, आराम करते समय अपराध बोध, दूसरों से तुलना, अधूरे कामों का दबाव। हम इन सबको सामान्य मानते रहते हैं जब तक शरीर और दिमाग दोनों थक कर जवाब न देने लगे। यह समझना जरूरी है कि तनाव हमेशा आपका शत्रु नहीं है। कई बार वह एक अलार्म है। वह बता रहा है कि कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद आपकी अपेक्षाएं अवास्तविक है। शायद आप बहुत लंबे समय से आराम नहीं कर रहे। शायद कोई भावना है जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे। शायद आपको सहायता की ज़रूरत है, या शायद आप एक ही समय में बहुत कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या तब बढ़ती है जब हम अलार्म की आवाज़ बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग को नहीं देखते। तनाव महसूस होते ही उसे दबाने के बजाय कुछ क्षण रुकिए, फ़ोन नीचे रखिए, अपनी सांसों को धीमा कीजिए और खुद से 3 प्रश्न पूछिए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? इस भावना के पीछे कौन सा डर है? इस समय मेरे नियंत्रण में सबसे छोटा कदम क्या है? हो सकता है पूरा उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन इन प्रश्नों से आपका दिमाग घबराहट की धुन से निकलकर वास्तविकता की ओर लौटने लगता है। कई बार मन केवल यह चाहता है कि आप उसे सुने। हर भावना को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं, कुछ भावनाओं को केवल स्वीकार करना होता है। आप खुद से कह सकते हैं, हाँ मैं अभी परेशान हूँ, हाँ यह काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है,
हाँ, मुझे असफलता का डर लग रहा है, लेकिन डर का होना यह प्रमाण नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। शरीर को गति देना भी तनाव को हल्का कर सकता है। कुछ मिनट चलिए, कंधों को ढीला छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, खुली हवा में बैठिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए तय की गई असंभव अपेक्षाओं को पहचानिए। आप मशीन नहीं हैं, आप हर दिन एक जैसी ऊर्जा के साथ काम नहीं करेंगे। हर योजना समय पर पूरी नहीं होगी, हर प्रयास सफल नहीं होएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रगति समाप्त हो गई। तनाव को मैनेज करने का अर्थ हर समय शांत रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी आंतरिक स्थिति को पहचान कर ऐसा अगला कदम चुनना जो आपको तोड़े नहीं। याद रखिए, जिस दबाव को आप लगातार अनदेखा करते हैं वह एक दिन आपके निर्णय लेने लगता है। लेकिन जिस दबाव को आप समझना शुरू करते हैं वह आपको अपने जीवन में ज़रूरी बदलाव दिखा सकता है। तनाव के बाद अगला सवाल यह है, हम जो सीखते हैं वह ज़रूरत के समय याद क्यों नहीं रहता? इसका उत्तर पांचवें नियम है। पांचवा नियम, जानकारी को दोहराइए तभी वह व्यवहार बनेगी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने कोई बहुत प्रेरणादायक वीडियो देखा, वीडियो देखते समय लगा बस अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी, कुछ समय तक उत्साह भी महसूस हुआ, लेकिन 2 दिन बाद जीवन फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट गया। फिर आप कोई नई किताब खोलते हैं, नया पॉडकास्ट सुनते हैं, नई मोटिवेशनल रील देखते हैं और वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। हम लगातार जानकारी ले रहे हैं लेकिन बदल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जानकारी सुनना और जानकारी को अपने भीतर उतारना अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। दिमाग हर चीज़ को केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मान लेता क्योंकि वह बात आपको एक बार अच्छी लगी थी। आपका ब्रेन उस जानकारी को ज़्यादा महत्व देता है जिसके पास आप बार बार लौटते हैं। एक गाने की पंक्ति याद करने के लिए आपने शायद कभी बैठकर मेहनत नहीं की, फिर भी वह आपको याद है क्योंकि आपने उसको बार बार सुना है, उसके साथ कोई भावना जुड़ी है, उसकी धुन दोहराई है और धीरे धीरे वह आपकी स्मृति का हिस्सा बन गया है। यही सिद्धांत सीखने पर भी लागू होता है। एक बार पढ़ना परिचय है, दोहराना सीखना है और अलग अलग परिस्थितियों में उसका उपयोग करना वास्तविक समझ है। लेकिन आज हम रेपिटेशन से बचते हैं क्योंकि वह नया नहीं लगता। नया कंटेंट हमें एक्साइटमेंट देता है, पुरानी बात पर लौटना थोड़ा बोरिंग लगता है। इसलिए हम इंस्पिरेशन इकट्ठा करते रहते हैं लेकिन इंटीग्रेशन नहीं करते। 100 नए विचारों से अधिक मूल्यवान वह एक विचार हो सकता है जिसे आपने इतना दोहराया कि उसने आपके निर्णय बदल दिए। मान लीजिए आपने सीखा, मुझे एक समय में एक काम करना चाहिए। यह जानकारी है। अगले दिन आपने काम शुरू करने से पहले यह वाक्य पढ़ा। यह रेपिटेशन है। काम के बीच फ़ोन उठाते समय आपने खुद को रोका। यह एप्लीकेशन है। और कुछ सप्ताह बाद एक समय में एक काम करना आपकी आदत बन गया। यह ट्रांसफॉर्मेशन है। सीखने के लिए एक सरल तरीका अपनाइए। जब भी कोई महत्वपूर्ण विचार मिले, केवल उसे सेव मत कीजिए, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अगले दिन बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति को समझाइए और खुद से पूछिए, मैं इसे आज किस एक व्यवहार में बदल सकता हूँ। यदि कोई लेसन आपके व्यवहार में दिखाई नहीं देता तो वह अभी केवल इन्फॉर्मेशन है। इसलिए रेपिटेशन का उद्देश्य रटना नहीं है, उद्देश्य दिमाग को यह संकेत देना है, यह बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसे सुरक्षित रखो। आप अपनी गोल्स के साथ भी यही कर सकते हैं। उन्हें केवल साल की शुरुआत में मत लिखिए, नियमित रूप से पढ़िए, उन्हें स्पष्ट शब्दों में दोहराइए, अपने छोटे निर्णयों को उनसे जोड़िए क्योंकि जो लक्ष्य आपको याद ही नहीं रहता वह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिशा कैसे देगा। शुरुआत में नई सोच थोड़ी बनावटी लग सकती है। जब आप खुद से कोई सकारात्मक वाक्य कहते हैं तो मन जवाब दे सकता है, यह सच नहीं है। लेकिन रेपिटेशन का अर्थ खुद से झूठ बोलना नहीं। आप यह मत कहिए मैं दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूँ। इसके बजाय कहिए मैं हर दिन एक डिसिप्लिन डिसीजन लेने का अभ्यास कर रहा हूँ। यह वाक्य वास्तविक भी है और दिशा देने वाला भी। आप जो बार बार सोचते हैं वह धीरे धीरे उस कहानी का हिस्सा बन जाता है जो आप अपने बारे में मानते हैं। और हम अपने जीवन के अधिकतर निर्णय उसी कहानी के अनुसार लेते हैं। इसलिए कोई महत्वपूर्ण विचार मिले तो उसे केवल पसंद करके आगे मत बढ़िए, रुकिए, लिखिए, दोहराइए, अपनाइए। लेकिन हर व्यक्ति केवल शब्दों से अच्छी तरह नहीं सीखता। कई बार एक तस्वीर वह बात समझा देती है जिसे पूरा पैराग्राफ समझाने में कठिनाई होती है। यही छठा नियम है। छठा नियम, जिस विचार को देख सकते हैं उसे समझना और याद रखना आसान हो जाता है। किसी अनजान शहर में रास्ता ढूंढने की कल्पना कीजिए। कोई व्यक्ति आपको लंबे शब्दों में दिशा समझाता है। आगे जाकर तीसरी सड़क से दाएं मुड़ना, फिर दूसरे चौराहे से बाएं जाना। उसके बाद कुछ ही क्षणों में आप आधी जानकारी भूल सकते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपके सामने एक सरल नक्शा बना दे तो रास्ता तुरंत साफ दिखाई देने लगता है। शब्दों ने आपको जानकारी दी, तस्वीर ने आपको संरचना दी। यही विजुअल्स की शक्ति है। हमारा दिमाग केवल शब्दों में नहीं सोचता,
हम तस्वीरों, स्थानों, रंगों, आकारों, चेहरों और दृश्यों में भी सोचते हैं। इसीलिए बचपन की कुछ तस्वीरें वर्षों बाद भी याद रहती है, जबकि कुछ दिन पहले पढ़ा हुआ पैराग्राफ भी भूल जाते हैं। विजुअल्स किसी विचार को केवल समझने योग्य नहीं बनाते, वे उसे महसूस करने योग्य भी बना सकते हैं। एक चार्ट आपको प्रोग्रेस दिखाता है, एक माइंड मैप अलग अलग आइडियाज़ के बीच संबंध दिखाता है, एक डायग्राम जटिल प्रक्रिया को सरल करता है, एक विजन बोर्ड आपको याद दिलाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखने को केवल लंबे नोट्स और पैराग्राफ्स तक सीमित रहते हैं। हम सोचते हैं कि पिक्चर्स बच्चों के लिए होती है, फिर हम कंप्लेन करते हैं कि पढ़ाई बोरिंग है और इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती। जब भी कोई कठिन कॉन्सेप्ट समझना हो, उसे केवल पढ़िए मत, उसे बनाइए, उसका डायग्राम तैयार कीजिए। 3 मुख्य आइडियाज़ को अलग-अलग बॉक्सेस में लिखिए, एरोज से उनके संबंध लिखिए। रंगों का उपयोग केवल डेकोरेशन के लिए नहीं, कैटेगरीज के लिए भी कीजिए। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को सिंबल्स से जोड़िए। आपको आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं, एक गलत सा बना हुआ स्केच भी कई बार बिना विजुअल वाले परफेक्ट पैराग्राफ से अधिक उपयोगी हो सकता है। विजुअल थिंकिंग का एक और फायदा है, वह आपकी दिमाग की उलझन को बाहर ले आती है। जब सारे विचार केवल मन में घूम रहे होते हैं तो वे बहुत बड़े और अव्यवस्थित लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें कागज़ पर बॉक्सेस, एरोज और छोटे शब्दों में रखते हैं, आपको दिखाई देने लगता है क्या ज़रूरी है, क्या जुड़ा हुआ है, क्या अनावश्यक है और अगला कदम क्या होना चाहिए। आप अपने गोल्स को भी विजुअल बना सकते हैं, लेकिन केवल महंगी गाड़ियों और बड़े घरों की तस्वीरें लगाने से विजन स्पष्ट नहीं होता। उस जीवन की तस्वीर बनाइए जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। आपका आदर्श दिन कैसा होगा? आप सुबह किस समय उठेंगे? किस तरह काम करेंगे? आपका शरीर और स्वास्थ्य कैसा महसूस करेगा? आप किन लोगों के साथ समय बिताएंगे? आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं? जब लक्ष्य केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक स्पष्ट मानसिक दृश्य बन जाता है, तो उसके साथ जुड़ना आसान हो जाता है। लेकिन केवल तस्वीर भी पर्याप्त नहीं है। किसी लक्ष्य की तस्वीर सामने हो सकती है, फिर भी आप उसके लिए एक्शन न लें, क्योंकि एक्शन को गति देने के लिए केवल क्लैरिटी नहीं, इमोशन भी चाहिए। अब आते हैं 7वें नियम पर। 7वां नियम, तर्क दिशा देता है, लेकिन भावना चलने की शक्ति देती है। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, आप जानते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, आप जानते हैं कि फ़ोन कम इस्तेमाल करना चाहिए, आप जानते हैं कि अपने काम को टालते रहना नुकसानदायक है, फिर भी हम हमेशा वह नहीं करते जो हम जानते हैं। इसका अर्थ क्या है? केवल नॉलेज बिहेवियर बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे निर्णयों पर भावनाओं का गहरा प्रभाव होता है। जिस काम से दिल जोड़ा जाता है, उसके लिए हम अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जिस काम में कोई व्यक्तिगत अर्थ दिखाई नहीं देता, वही काम बोझ लगने लगता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला व्यक्ति केवल इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि सब कह रहे हैं कि यह अच्छा करियर है। दूसरा व्यक्ति जानता है कि यह लक्ष्य उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वह अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी स्वतंत्रता या समाज में किसी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन से इसे जोड़ता है। दोनों के पास एक ही किताबें हो सकती है, एक जैसा समय हो सकता है, लेकिन कठिन दिनों में किसके टिके रहने की संभावना अधिक होगी? उस व्यक्ति की जिसके पास केवल लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के पीछे कारण भी है। इमोशन का अर्थ यह नहीं कि आपको हर दिन बहुत प्रेरित महसूस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हर दिन उत्साहित नहीं रहता, लेकिन यदि आपका कारण गहरा है, तो कम मोटिवेशन वाले दिन भी आप कम से कम ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। कई बार हम अपनी टू डू लिस्ट में केवल काम लिखते हैं, 3 घंटे पढ़ना है, वर्कआउट करना है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, नई स्किल सीखनी है, लेकिन हम यह नहीं लिखते कि यह सब क्यों करना है। और जब क्यों गायब होता है, तो हर टास्क केवल एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य के सामने एक वाक्य लिखिए, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। इस प्रश्न का सुपरफिशियल उत्तर मत दीजिए, गहराई में जाइए। आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए, या इसलिए कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए? आप स्वस्थ क्यों होना चाहते हैं? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, या इसलिए कि आप अपने शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं? आप किसी परीक्षा में सफल क्यों होना चाहते हैं? सिर्फ लोगों को साबित करने के लिए, या इसलिए कि वह रास्ता आपके जीवन के बड़े उद्देश्य से जुड़ता है? आपका उत्तर किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं है। उसे इतना सच्चा होना चाहिए कि कठिन दिन में वह आपको आपकी दिशा याद दिला सके। किसी काम को इमोशन से जोड़ने का एक तरीका है फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए, 2 भविष्य देखिए। पहले भविष्य में आपने अपने ज़रूरी कामों को लगातार टाला। 1 वर्ष बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ खो चुके हैं? आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? अब दूसरा भविष्य देखिए, आप परफेक्ट नहीं बने, लेकिन आपने नियमित छोटे कदम लिए। 1 वर्ष बाद क्या बदल चुका है? आपका आत्मविश्वास कैसा है? आपके आसपास के लोग क्या बदलाव देख रहे हैं? आप खुद से किस तरह बात कर रहे हैं? इन दोनों तस्वीरों को महसूस कीजिए, क्योंकि कई बार हमारा वर्तमान बिहेवियर तब बदलता है जब भविष्य केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक इमोशनल
रियलिटी बन जाता है। लेकिन सावधान रहिए, अपने लक्ष्य को केवल गिल्ट से मत जोड़िए। यदि मैंने यह नहीं किया तो मैं बेकार हूँ, यह विचार आपको कुछ समय धकेल सकता है पर लंबे समय में थका देगा। अधिक टिकाऊ इमोशन है सम्मान, अपने भविष्य के प्रति सम्मान, अपने परिवार के प्रति सम्मान, अपनी क्षमता के प्रति सम्मान और उस जीवन के प्रति सम्मान जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। जब अगली बार कोई ज़रूरी काम टालने का मन करे तो खुद से केवल यह मत पूछिए मुझे यह करना चाहिए या नहीं, पूछिए यह काम उस व्यक्ति से कैसे जुड़ा हुआ है जो मैं बनना चाहता हूँ। जब काम आइडेंटिटी से जुड़ा होता है तो डिसिप्लिन केवल मजबूरी नहीं रहता, वह अपने भविष्य के लिए दिया गया एक वोट बन जाता है। अब हमारे पास अच्छी नींद, मूवमेंट, फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेपिटेशन, विजुअल्स और इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन एक गलती इन सब की शक्ति कम कर सकती है, लगातार बिना रुके काम करते रहना। इसलिए आखिरी नियम महत्वपूर्ण है। 8वां नियम, ब्रेक लेना, काम छोड़ना नहीं, क्षमता वापस पाना है। हम प्रोडक्टिविटी को अक्सर एक दौड़ की तरह देखते हैं, जितने ज़्यादा घंटे उतने ज़्यादा काम, जितना कम आराम उतना ज़्यादा डेडिकेशन। जो देर रात तक काम करे वही सीरियस, जो ब्रेक ले वह कमज़ोर। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि बिना रुके कई घंटे काम करने के बाद क्या होता है? आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं पर समझना बंद कर देते हैं। आप शब्द पढ़ते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं पकड़ते। छोटी गलतियां बढ़ने लगती हैं, वही काम पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है। शरीर कुर्सी पर है लेकिन दिमाग वहाँ नहीं है। फिर भी हम खुद को मजबूर कहते हैं, बस थोड़ा और। ब्रेक लिया तो फ्लो टूट जाएगा, आराम बाद में करूँगा। लेकिन उस थोड़ा और के दौरान कई बार हम काम कम और समय ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। दिमाग लगातार एक ही तीव्रता से काम नहीं कर सकता, उसे समय समय पर अपना ध्यान पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। ब्रेक आलस नहीं है, ब्रेक रिकवरी है। लेकिन हर ब्रेक उपयोगी नहीं होता। यदि आपने कठिन काम के बाद फ़ोन उठाया और अगले 15 मिनट तक वीडियोस, मैसेजेस और नोटिफिकेशन में बिताए तो शरीर शायद कुर्सी से हट गया है, लेकिन दिमाग को शांति नहीं मिली। वास्तविक ब्रेक वह है जिसमें मानसिक स्टिमुलेशन कम हो। कुछ मिनट आंखें बंद करना, खिड़की से बाहर देखना, पानी पीना, धीरे चलना, स्ट्रेच करना, गहरी सांस लेना या कुछ समय पूरी तरह शांत बैठना। शुरुआत में ऐसा ब्रेक अजीब लग सकता है क्योंकि हम खालीपन के अभ्यस्त नहीं हैं। जैसे ही कुछ करने का नहीं होता हाथ फ़ोन की ओर चला जाता है, लेकिन इसी खाली समय में दिमाग को अपनी बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन को जोड़ने का अवसर मिलता है। कई अच्छे विचार जो हमें काम को जोर से धकेलते वक्त नहीं आते, वे नहाते समय आते हैं, चलते समय आते हैं, शांत बैठते समय आते हैं या उस क्षण आते हैं जब हमने समस्या को कुछ देर के लिए छोड़ दिया होता है। ब्रेक का अर्थ अपने लक्ष्य से दूर जाना नहीं है, कई बार वह आपको उसी लक्ष्य पर बेहतर तरीके से लौटने में मदद करता है। अपने काम को छोटे फोकस साइकिल्स में बांटिए, एक निश्चित समय तक पूरी एकाग्रता से काम कीजिए, फिर कुछ मिनट का इंटेंशनल ब्रेक लीजिए। ब्रेक के दौरान खुद से पूछिए, मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? क्या मेरी सांसें बहुत तेज़ या उथली है? क्या मैं अब भी स्पष्ट सोच पा रहा हूँ? क्या मुझे कुछ मिनट आराम की ज़रूरत है? यह अवेयरनेस आपको बर्नआउट से पहले रोक सकती है। और याद रखिए, आराम केवल तब ज़रूरी नहीं जब आप पूरी तरह टूट चुके हों। जैसे पानी केवल तब नहीं पीना चाहिए जब शरीर अत्यधिक डिहाइड्रेटेड हो चुका हो, वैसे ही आराम भी केवल तब नहीं लेना चाहिए जब आप काम करने की क्षमता खो चुके हों। आराम को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मत बनाइए, उसे अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाइए। कभी कभी सबसे समझदार निर्णय होता है आज यहीं रुकना, समय पर सोना, अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ वापस आना। क्योंकि हर रुकना हार नहीं होता, कुछ रुकावटें आपको दिशा देती है, कुछ ठहराव आपको ऊर्जा लौटाते हैं और कुछ शांत क्षण आपको वह उत्तर दे देते हैं जिसे आप घंटों के दबाव में नहीं खोज पाते। अंतिम संदेश, अपने दिमाग से लड़ना बंद कीजिए। जब आपने यह यात्रा शुरू की थी, शायद आप केवल यह जानना चाहते थे कि ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी का अर्थ खुद को लगातार धकेलना नहीं है। इसका अर्थ है अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझना है। आपने जाना नींद समय की बर्बादी नहीं, मानसिक तैयारी है। मूवमेंट केवल शरीर नहीं, आपकी मानसिक अवस्था भी बदलता है। एक समय में एक काम करना आपकी अटेंशन को शक्ति देता है। तनाव को दबाने के बजाय उसका संदेश समझना ज़रूरी है। रेपिटेशन जानकारी को स्मृति और स्मृति को व्यवहार में बदलता है। विजुअल्स जटिल विचारों को स्पष्ट और यादगार बनाते हैं। इमोशन आपके गोल्स को व्यक्तिगत अर्थ और एक्शन की ऊर्जा देता है। और सही समय पर लिया गया ब्रेक आपकी क्षमता कम नहीं करता, उसे वापस लाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं कि आपको इनमें से कितने नियम याद हैं, सवाल यह है कि आप इनमें से कौन सा नियम आज से अपनाएंगे। सभी 8 नियम एक साथ लागू करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अक्सर हम उत्साह में बहुत बड़ी योजना बनाते हैं और कुछ दिनों बाद सब छोड़ देते हैं। सिर्फ एक नियम चुनिए, अगले 7 दिनों तक उसी पर काम कीजिए। यदि नींद खराब है तो सोने से पहले फ़ोन दूर रखने की शुरुआत कीजिए। यदि दिमाग सुस्त रहता है तो रोज़ 10 मिनट चलिए। यदि ध्यान भटकता है तो 20 मिनट का डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशन कीजिए। यदि तनाव अधिक
अधिक है तो रोज़ कुछ मिनट रुककर अपनी भावनाओं को नाम दीजिए। यदि बातें याद नहीं रहती तो हर दिन एक लेसन दोहराइए। यदि पढ़ाई उलझी हुई है तो उसे माइंड मैप में बदलिए। यदि मोटिवेशन गायब है तो अपने लक्ष्य के पीछे का असली कारण लिखिए। और यदि आप लगातार थके हुए हैं तो गिल्ट के बिना इंटेंशनल ब्रेक लेना शुरू कीजिए। छोटा कदम कमज़ोर कदम नहीं है। छोटा कदम वह दरवाज़ा है जिससे स्थायी परिवर्तन प्रवेश करता है। आपको अपना पूरा जीवन एक दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल आज एक ऐसा निर्णय लेना है जिस पर आपका भविष्य का रूप गर्व कर सके। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वह केवल उस वातावरण, आदत और दिशा पर प्रतिक्रिया करता है जो आप उसे देते हैं। उसे लगातार आदेश देने से पहले उसकी ज़रूरतों को समझिए। उसे थकाकर महान काम की उम्मीद मत कीजिए। उसे आराम दीजिए, गति दीजिए, स्पष्ट दिशा दीजिए, एक अर्थपूर्ण कारण दीजिए और फिर देखिए वही दिमाग जिसे आप अपनी कमज़ोरी समझते थे, आपकी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बनने लगता है। अब नीचे कमेंट करके एक बात लिखिए, इन 8 नियमों में से आपने अगले 7 दिनों में कौन सा नियम चुनना है।